Dear students of class 10th, today we are starting our new chapter light reflection and refraction. तो पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए लाइट क्या है। अब इसकी दो प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड द चैप्टर नेम इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझेंगे, चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो पहला टॉपिक तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है लाइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक बात सबको पता होती है इस टाइम तक 10th में आने से पहले, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है। उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहले लाइट क्या होती है। लाइट अगर हम बात करें लाइट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के ऊपर, तो लाइट के बारे में हमको जो पहली बात पता है, जो ऑलरेडी सबको पता होता है, वो है हमारे पास इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये पहला पॉइंट है लाइट के ऊपर, एनर्जी का फॉर्म है ये। अब सेकंड, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है होती है। अब इसको जरा समझ लेते हैं, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है मतलब, और वेव हमको बताइए वेव क्या होती है। तो लाइट एक ऐसी वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है। पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका छोटा सा पार्ट है लाइट। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में दोनों से मिलकर बन जाती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद थर्ड जो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाइट हैज ड्यूल नेचर। लाइट हैज ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब इसके दो नेचर है। लाइट का पहला नेचर है, ये एक पार्टिकल भी है और साथ में एक वेव भी है। पहले साइंटिस्ट को क्या लगता था, लाइट एक वेव है इसमें, क्योंकि ज्यादातर ये वेव की प्रॉपर्टी शो करती थी। फिर 11th क्लास में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे हमको बताया गया है कि लाइट एक पार्टिकल भी है। तो हम वहां से हमने इसके दो नेचर प्रूफ किए। तो आइंस्टाइन ने वो प्रूफ किया था कि लाइट क्या पार्टिकल नेचर भी है। अदरवाइज उससे पहले हम क्या मान के चलते थे कि लाइट एक वेव है सिर्फ। तो हमको दो बातें ध्यान रखनी है, लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। ये बात एनसीईआरटी में लिखी है। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में एक बॉक्स बना रखा है, डू यू नो, उसके अंदर आप पढ़ोगे, वहाँ पे साफ साफ ये बात लिखी है, लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। तो दो नेचर कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहीं पे आप इसको मार्क कर सकते हो। पहला इसका नेचर है वेव, मतलब लाइट एक वेव भी है, और सेकेंड ये साथ में पार्टिकल भी है। अब बाकी वेव की प्रॉपर्टी आप सबको पता होगी, वेव का फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होता है, सब कुछ एक फिक्स वैल्यू इनकी होती है। लेकिन अगर हम बात करें पार्टिकल की, तो एक्चुअल में एक पार्टिकल फोटोन है। तो फोटोन, अब एक जैसे मान लो, अब ये हम दो नेचर क्यों बोल रहे हैं इसको, अगर एक पार्टिकल होता तो उसकी वेव नेचर पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। ये बहुत ही हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है ये दोनों नेचर की बात, बट आपको बस उतनी बातें मैं बता रहा हूँ जितना आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब है, मान लो हमारे पास एक पार्टिकल्स है, कोई भी पार्टिकल मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता है, तो पार्टिकल कैसे जाएगा, अगर हम थ्रो करेंगे तो पार्टिकल सीधा जाएगा, इस तरह से जाता है पार्टिकल। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी वेव की, तो वेव कुछ ऐसे ट्रेवल करती है। ये मेन डिफरेंस है पार्टिकल और वेव में। अगर इसको तुम अगेन पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फेंकना चाहते हो, बट लाइट के साथ क्या है, मैंने ड्यूल नेचर क्यों लिखा, इसके बाद दो नेचर है। मतलब लाइट एक पार्टिकल है जिसको फोटोन कहते हैं, तो जब ये मूव करता है तो पार्टिकल की तरह मूव नहीं करता है, तो ये पार्टिकल, लेकिन मूव करता है ये वेव की तरह। तो इसके दो नेचर हो गए। इसके दो नेचर क्यों है, क्योंकि किससे मिलकर बना है, फोटोन से। फोटोन लाइट के पार्टिकलों को कहते हैं। तो लाइट एक एनर्जी का पैकेट्स है और साथ में लाइट का वेव नेचर भी है। तो लाइट के हम दोनों नेचर कंसीडर करके चलते हैं, लाइट वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्योंकि हमने अभी जस्ट पहले क्या पढ़ा, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब अगर हम बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज कर दें तो उनमें से एक छोटा सा पार्ट आएगा लाइट का। तो वही हमको स्पेक्ट्रम एक बार समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैं नाम लिखूंगा, उन सब का जो अरेंजमेंट है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे पहली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन सारी वेव्स का नाम आपने इससे पहले सुना होगा। तो पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है रेडियो वेव। इसकी खास बात क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जरा हम समझ लेते हैं, दो चीजें हमारे पास। मान लेते हैं कोई वेव है, दो टाइप की वेव, एक ऐसे है, ये वेव ए ऊपर और नीचे है वेव बी, दो टाइप की वेव मान लेते हैं। तो हम दोनों में फर्क देख सकते हैं ए और बी में।
तो इसमें क्या है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने बार ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट का मतलब वाइब्रेट कितने बार कर रही है। हम यहाँ देख सकते हैं इसके ऑसिलेशन कम है, ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड को क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का अपोजिट हो जाता है वेवलेंथ, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ऊपर वालों को कहते हैं क्रस्ट और नीचे वालों को कहते हैं ट्रफ। तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है इसे वेवलेंथ बोला जाता है। दिस इज वेवलेंथ। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। मतलब जो जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा है, और जो जितना ज्यादा वाइब्रेट करती है उसकी वेवलेंथ उतनी कम हो जाती है। तो दोनों जस्ट अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। सबसे पहले जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, मतलब जो सबसे कम वाइब्रेट करती है, उसमें सबसे पहले आता है रेडियो वेव। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, क्योंकि है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो ये बन जाती है माइक्रोवेव। अगर माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी इंफ्रारेड वेव। ये सारी वेव्स के नाम आपने इससे पहले सुने होंगे। रेडियो वेव डेफिनेटली रेडियो में यूज होती है, रेडियो सिग्नल जो आते हैं। माइक्रोवेव यूज होती है माइक्रोवेव ओवन में। इंफ्रारेड यूज होती है, हम जनरली इसका यूज करते हैं जहाँ पे हमको फोटो कैप्चर करनी होती है। बहुत अगर मान लो बहुत ज्यादा फॉग है और हमको क्लियर पिक्चर निकालनी है तो वहाँ पे इंफ्रारेड कैमरास का यूज किया जाता है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास विजिबल रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर विजिबल रीजन के ऊपर ही है, लाइट के ऊपर है। तो यहाँ पे आता है विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन को हम कहते हैं लाइट, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस है। तो यहाँ पे हमको सीक्वेंस याद रखना है विजिबल रीजन का। विब्ग्योर आपको याद रखना है, VIB GYOR। यहाँ पे विब्ग्योर हमको क्या बताना चाह रहा है, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विब्ग्योर। तो ये जो सीक्वेंस है ये अगेन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होती है। ऐसे ध्यान रखो, इंफ्रारेड के बाद आएगी रेड, रेड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो ऑरेंज, ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। और विजिबल रीजन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वायलेट की। तो इस साइड क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लगातार। वायलेट के बाद आता है अल्ट्रा वायलेट। तो ऐसे याद रख सकते हो, इंफ्रारेड के बाद आएगा रेड, और उसके बाद रेड से हम आगे बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लगातार। और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी अगर और ज्यादा बढ़ जाए तो ये बन जाती है अल्ट्रा वायलेट, जिसको यूवी रेज भी कहते हैं। हार्मफुल रेडिएशन के अंदर ही आती है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज, इसके लास्ट हमारे पास दो हैं, एक है एक्सरे और लास्ट है गामा रे। तो ये हमारे पूरा ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इन पूरे सबका अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वेव्स आती है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन जिसको लाइट कहते हैं, विब्ग्योर वाला पार्ट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो ये जो लाइट है बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सबके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब हमको इस विजिबल रीजन को समझना है, लाइट को समझना है। तो लाइट के बारे में हम जान चुके हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट हैज ड्यूअल नेचर। दो नेचर होते हैं इसके, पार्टिकल और लाइट, पार्टिकल और वेव। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास दो टॉपिक हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है जब लाइट वेव किसी भी मीडियम से टकरा के सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, उसे रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और रिफ्रैक्शन का मतलब है जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। इसको जरा समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन मिरर है, हमारे पास मान लेते हैं प्लेन मिरर है, हमने मान लेते हैं हमारे पास टॉर्च है, हमने टॉर्च से इस प्लेन मिरर में लाइट डाली, तो क्या होना चाहिए, ये लाइट टकरा के वापस सेम मीडियम में आ जाएगी। मतलब हमने एक एयर से डाली ग्लास के अंदर और ग्लास के अंदर नहीं गई, टकरा के वापस आ गई, तो सेम मीडियम में वापस आने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, दिस इज अ ग्लास स्लैब, कांच का एक पीस है। तो अगेन हम यहाँ पे मान लेते हैं टॉर्च है हमारे पास, टॉर्च से हमने लाइट रे डाली, तो लाइट रे क्या होंगी, टकरा के वापस नहीं आएंगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसके अंदर जाएंगी और दूसरी साइड से लाइट रेज बाहर आ जाएंगी। तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे टकरा के सेम मीडियम में वापस आती हैं उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब लाइट रेज टकरा के वापस नहीं आती हैं, दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती हैं, उसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। When light rays goes from one medium to another medium is known as refraction, and reflection का मतलब है when a light ray bounce back to the same medium is known as reflection। तो दो अलग अलग टर्म्स हैं। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मिरर। तो तीन टाइप के मिरर हमारे पास हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर के अंदर हम पहले पढ़ेंगे हमारे पास मिरर कौन से हैं। पहला हमारे पास आता है सिंपल, जो हम घरों में देखते ही हैं, प्लेन मिरर।
तो प्लेन मिरर हमारे पास घरों में होता ही है, ठीक है, पहला मिरर है। सेकंड हमारे पास स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में दो हैं हमारे पास। जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो आपको वहां पे प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टीज दी हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत बार बच्चे स्किप कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज याद करना, क्योंकि स्फेरिकल मिरर तो हमने पढ़ना ही है बट प्लेन मिरर को स्किप नहीं करना है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, मतलब जो इमेज प्लेन मिरर के थ्रू बनती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप है, ये आपने ऑलरेडी सुने होंगे छोटी क्लासेस में भी। फर्स्ट हमारे पास कॉनकेव मिरर और सेकंड हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो टाइप के हमारे पास मिरर हो गए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब प्लेन मिरर तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और पीछे में ऐसे डैश डैश बनाना है। इन डैश का मतलब क्या, सिल्वर पॉलिश। आपने अगर कभी इससे पहले कभी कोई भी मान लो प्लेन मिरर आपने लिया, अगर आप प्लेन मिरर के पीछे के जो सरफेस है अगर आप उसको स्क्रैच कर दो तो फिर वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है, क्योंकि आपने उसके पीछे की सिल्वर पॉलिश हटा दी है। अब यहाँ पे सिल्वर पॉलिश यूज करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मतलब अगर आपको किसी भी शीशे को वो बनाना है जिसपे आप अपनी चेहरा देख सको क्लियर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट साइड से सिल्वर पॉलिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सिल्वर क्या करता है 99.9% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, टकरा के वापस भेज देता है। तो ये जो सिल्वर है यहाँ पे, ये 99.9% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ज्यादातर, क्योंकि हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे हमको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, मान लो आपको सामने व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो व्हाइट कलर का क्यों है वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि सारी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर का क्यों है, क्योंकि सारी लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ब्लैक कलर का है। जैसे मान लो लीव्स हमारे पास, ट्रीज के ऊपर जो लीव्स लगी होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की क्यों है, तो सिंपल रीजन वही है, वो सारे लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है। तो हमको हमारी आंखों में जो कलर पहुंचेगा वही हमको दिखाई देगा उसका। तो जो भी कलर्स होते हैं वो कलर हमको रिफ्लेक्ट करने के बाद नजर आता है। तो सिल्वर का काम क्या होता है, सारी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करना, इसलिए हमको इसमें अपना चेहरा साफ नजर आता है। अगर आप यहाँ पे कोई और पॉलिश कर दोगे तो हमको अपना चेहरा साफ नजर नहीं आएगा। तो प्लेन मिरर तो सिंपल है। तो डैश डैश का मतलब होता है सिल्वर पॉलिश, जब यहाँ से लाइट डालोगे टकरा के वापस आएगी, अगर इसके अपोजिट साइड से लाइट डालोगे तो टकरा के वापस नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को याद रखने का सिंपल सा तरीका है, कॉनकेव केव की तरह जो होगा वो कॉनकेव होगा, अंदर की तरफ, ये केव है अंदर की तरफ, तो ये कॉनकेव हो गया। और इसका जस्ट अपोजिट कर दो कॉन्वेक्स। तो एक याद रखो, कॉनकेव का मतलब क्या है, जो अंदर की तरफ है, केव की तरह है, और कॉन्वेक्स जस्ट इसका अपोजिट, और ये सिल्वर पॉलिश है। तो ए ऊपर हमारे पास ए कॉनकेव है और नीचे बी हमारे पास है कॉन्वेक्स। तो अंदर की तरफ होगा कॉनकेव और बाहर वाला कॉन्वेक्स। तो ये 3 टाइप के मिरर्स हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। इसके नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के थ्रू उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास प्लेन मिरर है, तो मिरर को देख के सारी बातें समझ आ जाएंगी। मान लेते हैं मिरर है हमारे पास, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट प्लेन के मिरर के अंदर दिखाई देता है दूसरी साइड, और ये भी सीधा ही दिखाई देता है। अगर आप प्लेन मिरर के सामने सीधे खड़े हो तो आपकी शक्ल भी सीधी होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, तो यहाँ पे ये जो इमेज है हमारी वो इरेक्ट है, तो इरेक्ट इमेज को बोला जाता है। दिस इज एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट इमेज ही बनेगी। तो प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, जैसा आपको ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आपको इमेज दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो पहली प्रॉपर्टी है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी होगी, ये पहली प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। तो इसके नेक्स्ट हम चलते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, हमारी जो इमेज है उसकी जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगी। जितना पास आप ऑब्जेक्ट को लेके आओगे इमेज भी उतनी पास आ जाती है, और जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट जाएगा इमेज भी उतनी दूर चली जाती है। तो हम बोल सकते हैं जो डिस्टेंस है इमेज की इस मिरर से वो किसके बराबर होगी, ऑब्जेक्ट के बराबर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं द इमेज, द डिस्टेंस ऑफ इमेज is equal to distance of object। तो ये हमारे पास
प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टी हमने देख ली। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दो मेन प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब इसके नेक्स्ट दो और हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ रखा है ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टेटमेंट नहीं करना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट, अब इसके नेक्स्ट हमारे पास दो और जो प्रॉपर्टीज हमारे पास गिवन है प्लेन मिरर की, उसमें फर्स्ट है हमारे पास द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर के थ्रू वो हमेशा वर्चुअल होगी, मतलब जब भी आपको कोई सीधी इमेज दिखे, इरेक्ट इमेज दिखे, उसके साथ हमेशा वर्चुअल आता है। मतलब दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी इमेज अगर इरेक्ट है तो हमेशा वर्चुअल होगी, तो वर्चुअल और इरेक्ट ये हमेशा एक साथ आते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है रियल और इन्वर्टेड। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सीधा रखा हुआ है, उसकी इमेज उल्टी बन रही है, उसे बोलेंगे इन्वर्टेड, तो उस केस में इमेज रियल होती है। तो वर्चुअल इरेक्ट एक साथ आएगा और रियल इन्वर्टेड एक साथ आएगा। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जिसको आप किसी स्क्रीन पे प्रोवाइड ना कर सको, जो आपको किसी स्क्रीन पे नजर ना आए। जैसे मान लो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर को आप जहाँ पे उसकी प्रोजेक्टर की जो इमेज है, जहाँ पे आप स्क्रीन लगाओगे वहाँ पे आपको इमेज दिखा सकता है, बट प्लेन मिरर के साथ ऐसा नहीं है। आपको अपनी जो हमको अपनी जो शक्ल दिखाई देती है वो एक वर्चुअल इमेज है, मतलब वो आपको सिर्फ शीशे के अंदर ही दिखाई देगी। आप शीशे के पीछे कोई स्क्रीन लगा दो, आप उसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते, आपको बस अपना जो चेहरा है वो सिर्फ प्लेन मिरर के अंदर दिखता है, वो किसी और स्क्रीन पे प्रोवाइड नहीं हो सकता है। तो सेम ये किसकी प्रॉपर्टी है? वर्चुअल इमेज को कहते हैं। अगर मान लो आप अपने कोई भी इमेज को किसी स्क्रीन पर अगर प्रोवाइड कर सकते हो तो वो हो जाएगी हमारी रियल इमेज। अभी जस्ट हम धीरे धीरे इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करेंगे जैसे रे डायग्राम स्टार्ट होंगे, वहाँ में हम दो तरह की इमेज पढ़ेंगे, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। तो आपको ध्यान रखना है वर्चुअल इरेक्ट एक साथ आता है, रियल इन्वर्टेड एक साथ आता है। इसके नेक्स्ट हमारे पास द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। जो मैग्निफिकेशन वो +1 है, ये भी अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो 4 टॉपिक हमारे पास, जो 4 प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी है प्लेन मिरर की, जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के थ्रू। मैग्निफिकेशन अभी हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करेंगे कि मैग्निफिकेशन +1 का यहाँ पे क्या मतलब है। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास है स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स आप देख सकते हैं दो टाइप के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जो अंदर केव की तरह है कॉनकेव हो जाएगा और उसका जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स। अब इसके नेक्स्ट हमको यहाँ पे कुछ लेबलिंग यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास है इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो उसके लिए आपको कुछ लेबलिंग ध्यान रखनी है कि किस चीज कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं और इमेज फॉर्म करनी कैसे है। तो जैसे आपको लेबलिंग क्लियर हो जाएगी तो इमेज फॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये अंदर की तरह है, अंदर की तरफ है, केव की तरह है, इसका नाम हो जाएगा कॉनकेव मिरर। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि अब हमको इसके लिए इमेज रे डायग्राम सीखने हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास कहीं पे भी किसी भी पोजीशन में रख दो तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। प्लेन मिरर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मान लो आपके पास एक प्लेन मिरर है, तो अगर आपके पास इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है तो इसकी इमेज हमेशा सीधी ही बनेगी और इक्वल डिस्टेंस में बनेगी। मतलब मान लो अगर आपने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज अभी आपको 10 सेंटीमीटर अंदर ही नजर आएगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस है, अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखोगे उसकी इमेज कहीं और बनेगी, पास ले आओगे तो इमेज उल्टी हो जाती है, और ज्यादा पास ले आओगे तो इमेज वापस सीधी हो जाती है। तो प्लेन मिरर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए इसके कोई रे डायग्राम है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि आप जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज ऐसी बनेगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को चेंज करोगे तो इमेज की जो पोजीशन है और उसका जो साइज है वो भी चेंज होता है। आपको यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज भी मिलेगी, मतलब आपके पास मान लो ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का, आपको इमेज दिख रही है उसकी 4 सेंटीमीटर की, ऐसा भी दिखेगा कि इमेज उसकी छोटी है। तो इन्हीं सबको समझने के लिए हमारे पास है रे डायग्राम, तो वो हमको समझने हैं। और रे डायग्राम को समझने के लिए कुछ हमको लेबल्स करने पहले, ताकि हम समझ सकें कि जो डिफरेंट टाइप की इमेज फॉर्म होती है इस कॉनकेव मिरर के थ्रू, वो हम कैसे बनानी है हमको। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन मिरर के। अब जहाँ, अब ये सारी इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, इमेजिनरी है। अब जहाँ पे ये लाइन काटेगी इस मिरर को, इस पॉइंट पे इसने क्रॉस किया, इस पॉइंट को हम दिखाते हैं P से, P का मतलब है पोल, और ये जो लाइन हमने बनाई इस परपेंडिकुलर लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इस लाइन का नाम हो गया। अब यहाँ पे, अब एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में तो स्फेरिकल मिरर है ना। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअल में एक स्फीयर था। अगर आप एक्चुअल में है तो स्फीयर, हमने स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट कट कर रखा है और हर एक स्फीयर की रेडियस होती है। तो मान लेते हैं इस स्फीयर की जो रेडियस है वो यहाँ बीच में है, इसका जो सेंटर है बीच में होगा, तो इस सेंटर को C से दिखाते हैं। और सेंटर का C का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C का मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे एक और लेवल हमारे पास है
ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का हाफ कर दूं जस्ट बीच में, तो इस पॉइंट को बोला जाता है एफ, और एफ का मतलब है फोकस। ये हमारे पास इसके लेवल है। तो अब हम ये जो स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर को हम पूरा नहीं लेते, पूरा स्फेयर नहीं लेंगे, हम इस स्फेयर का हल्का सा पार्ट लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो स्फेयर था ही, हम इस पूरे स्फेयर को ले नहीं रहे हैं, हमको बस इसका स्मॉल पार्ट चाहिए, इसका नाम है स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, इस परपेंडिकुलर लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे लाइन क्रॉस करेगी मिरर को उसका नाम पोल हो गया। अब एक्चुअल में एक स्फेयर था, स्फेयर के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का अगर मैं हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा फोकस। देखो उसका हाफ करने का मतलब क्या है, मतलब फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी ये हमारी होगी 10 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब है, मतलब कि फोकस से जस्ट डबल पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके नेक्स्ट है हमारे पास द रे डायग्राम फॉर्म बाय इमेज, द रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हमने पढ़े, कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। पहले हम समझेंगे कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम वो कैसे बनाने हैं। रे डायग्राम से हमको पता लगता है कि इमेज कहाँ बनेगी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि प्लेन मिरर के साथ तो बहुत इजी है, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसको समझने के लिए हमारे पास है रे डायग्राम। तो पहला जो हमारा केस है, इसमें हमारे पास 6 केसेस हैं, तो 6 केसेस समझने हैं हमको, और हर केस में जो इमेज है वो अलग अलग टाइप से हमको हमारे सामने फॉर्म होती है। तो जो हमारे पास है केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखना है, हम हर एक पोजीशन ट्राई करेंगे और चेक करेंगे इमेज कहाँ फॉर्म होती है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे इन्फिनाइट पे, बहुत ही दूर रख देंगे। ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनाइट पे, और जो इमेज होगी, इमेज हमको चेक करनी है कहाँ पे फॉर्म होगी। अब ये रे डायग्राम से क्लियर होगा। अब रे डायग्राम बनाना कैसे, पहले हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर। अब सबसे पहले हमको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है बीचों बीच, जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पॉइंट को पोल कहते हैं, और इसका एक सेंटर है, उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एफ फोकस। तो ये हमारी लेबलिंग हो गई। अब इसके नेक्स्ट हमको देखना है हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। इन्फिनाइट का मतलब है वो डिस्टेंस कंपेरेबल नहीं है, बहुत ही दूर है वो डिस्टेंस। तो हमारे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है सीधा, ये बहुत ही दूर है, इन्फिनाइट है ये। तो इससे जो भी रेज आएंगी पैरेलल आएंगी, ये लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज पैरेलल होंगी। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आपको रे डायग्राम बनाना है तो कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए 3 रूल हैं, वो 3 रूल आपको समझना है। तो हम पहले 3 रूल में आपको डिस्कस कर देता हूँ, 3 रूल क्या क्या है। तो पहला रूल क्या है हमारे पास, मान लो एक कॉनकेव मिरर है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आएगी तो ये लाइट रे फोकस पे जाएगी, एक लाइन के थ्रू इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगी, और ये पॉइंट हमेशा फोकस होगा। मतलब मान लो आपके पास टॉर्च है, टॉर्च से आपने लाइट डाली सीधे सीधे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो, तो लाइट टकरा के सीधे जाएगी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। ये पहला रूल है। सेकंड रूल हमारे पास इसका जस्ट अपोजिट है। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई भी लाइट रे आपने फोकस के थ्रू क्रॉस करवाई तो ये पैरेलल जाएगी, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया। अगर लाइट रे पैरेलल है तो टकरा के फोकस से जाएगी, अगर लाइट रे फोकस के थ्रू जाती है तो टकराने के बाद पैरेलल होगी। और थर्ड रूल हमारा सबसे सिंपल, फोकस के डबल पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी लाइट रे अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू क्रॉस करवाते हो तो टकरा के वापस सेम पाथ पे आएगी। जैसे मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस के डबल पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने लाइट रे डाली ऐसे नीचे की तरफ इस मिरर पे पास, मिरर से टकरा के सेम आपने पाथ को रिपीट करेगी। ये हमारे पास 3 रूल है कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए। अब इसके बाद कोई भी रे डायग्राम आए, आप इन 3 रूल को अप्लाई करो, सारे रे डायग्राम बन जाते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट केस है यहाँ पे, तो पहला केस हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 3 रूल हमने समझ लिए कौन से रूल होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनाइट पे, और इमेज को हम चेक करेंगे कहाँ पे बनेगी, ये हमको चेक करना है। तो हम ऐसे करके सारे केसेस डिस्कस करेंगे। तो हमारा केस फर्स्ट है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट बोलने का मतलब बहुत ही दूर है, उस डिस्टेंस को कंपेयर नहीं कर सकते हम। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सीधा। तो लाइट रेज किसी भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से सीधी आती है ऐसे पैरेलल, तो लाइट रे आपको पैरेलल लेके आनी है। और अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल होती है तो वो जाती है फोकस के थ्रू, तो टकराने के बाद ये जाएगी फोकस से। ये पहला रूल था। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, एक लाइट रे नहीं आएगी, और भी बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, तो यहाँ से भी लाइट रे आएगी सीधी, और ये क्या होगी, टकरा के जाएगी फोकस के पास। ये हमारे पास, ठीक है। देखो लाइट रे का मतलब क्या है, जब भी हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देता है, क्योंकि आसपास कोई भी एक लाइट सोर्स होगा। अगर आप दिन में बात कर रहे हो, दिन में सन होता है, तो सन से जो लाइट रे आती है उस ऑब्जेक्ट पे टकराती है, और टकराने के बाद हमारी आंखों में जाती है, तो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास सीधा खड़ा है, तो यहाँ से लाइट रे बनाने का मतलब है कि आसपास जो भी लाइट का सोर्स है, जहां से भी लाइट आ रही है, वो इस ऑब्जेक्ट पर टकराएगी, और टकराने के बाद यहाँ सामने आएगी।
तो यहाँ पे हम क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हम ये मान लेते हैं कि लाइट रे पैरेलल आती है और टकराने के बाद फोकस के थ्रू जाती है। तो जहाँ पे दो लाइट रेस क्रॉस करती है वो हमारी इमेज है। ये लाइट रे सीधी आई, फोकस पे गई, यहाँ से एक और लाइट रे पैरेलल आ रही है, ये भी जा रही है फोकस पे। तो सारी लाइट रे फोकस पे मीट कर रही है, इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी। आप चाहो तो एक लाइट रे और बना सकते हो, इस ऑब्जेक्ट से एक और लाइट रे आई पैरेलल, ये भी कहाँ जा रही है, फोकस पे जा रही है। तो आप जितनी मर्जी लाइट रे बनाओ पैरेलल, सबके सब फोकस पे ही जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फानाइट पे तो इसकी इमेज क्या बनेगी, एफ पे, मतलब फोकस पे। तो यहाँ पे हम इमेज के लिए लिख सकते हैं फोकस। तो ये इसका मतलब है। मतलब मान लो आपके पास टॉर्च है, टॉर्च से आपने यहाँ पे लाइट डाली तो सारी लाइटें अगर पैरेलल आती हैं टॉर्च से तो सारी लाइटें टकराने के बाद चले जाती हैं छोटे से पॉइंट पे जिसको फोकस नाम दिया जाता है। ठीक है, तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारी लाइटें टकराने के बाद मीट करती हैं। इसलिए इस मिरर का एक और नाम है, यहीं पे आप याद कर लो, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि सारी लाइट रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। जितनी भी लाइट रेस आप पैरेलल डालोगे सारी लाइट रेस कन्वर्ट हो जाएंगी एक फोकस वाले पॉइंट पे। इसलिए इस मिरर का नाम एक और पड़ गया कन्वर्जिंग मिरर। ये हमारा पहला केस, इसको आप नोट कर सकते हो। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास केस सेकंड। केस सेकंड में आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बियॉन्ड आर। बियॉन्ड आर का मतलब है बियॉन्ड सी लिखेंगे वैसे उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे है। अभी तक हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था, अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा पास ले आए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे और चेक करेंगे इसकी इमेज कैसे बनेगी। आपको पता है इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम बनाना है और रे डायग्राम बनाने के लिए 3 रूल मैंने आपको बताए। तो अब मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, सीधा। ऑब्जेक्ट हमेशा हम सीधा ही बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब रे डायग्राम बनाने के लिए आपको कोई भी 2 लाइट रेस को आपस में क्रॉस करवाना है। तो फर्स्ट लाइट रे, कोई सा भी रे डायग्राम हो, अब इसके आगे हम मिरर के बाद लेंस भी पढ़ेंगे, तो कोई सा भी मिरर हो कोई सा भी लेंस हो, रे डायग्राम बनाने के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, पहली लाइट रे पैरेलल लेके आते हैं। तो पहली लाइट रे आप पैरेलल लेके आओ और टकरा के कहाँ जाएगी, फोकस के पास। ये फर्स्ट हो गया हमारा। इसके नेक्स्ट सेकंड लाइट रे जाती है फोकस के थ्रू, और जो भी लाइट रे फोकस के थ्रू जाती है पैरेलल आती है। ये हमने पढ़ा था रूल में, लाइट रे अगर पैरेलल होगी तो टकराने के बाद फोकस के पास जाएगी, और अगर लाइट रे फोकस के थ्रू क्रॉस करोगे तो टकराने के बाद पैरेलल आएगी, जस्ट अपोजिट। और जहां पे 2 लाइट रेज मीट करती हैं वो हमारी इमेज होती है। तो ये दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो ये हमारी इमेज है उल्टी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा रखा हुआ है, इसकी इमेज आपको यहाँ पे उल्टी नजर आएगी और छोटी नजर आएगी। देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज बहुत छोटी है, उल्टी भी है, ठीक है। तो अगर आप मान लो यहाँ पे आपने कोई मार्कर रख दिया, कोई पेन रख दिया आपने यहाँ सीधा इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो उस मार्कर या उस पेन की इमेज आपको उल्टी नजर आएगी और छोटी नजर आएगी, और ये ऐसे नजर नहीं आएगी। इसके लिए आपको स्क्रीन लगानी पड़ेगी। इसलिए जब भी इन्वर्टेड इमेज बनती है साथ में रियल भी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे आपको समझना है। रियल इमेज का मतलब है इसको स्क्रीन पर प्रोवाइड किया जा सकता है, ऐसा आपको दिखाई नहीं देगी। जब आप यहाँ पे स्क्रीन लगाओगे, स्क्रीन कुछ भी हो सकता है। आप मान लो आपने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दिया, मान लेते हैं आपने यहाँ पे कोई बुक रख दी, बुक का सामने का पेज है, कोई पेज रख दिया, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हो, तो वहाँ पे आपको इमेज दिखाई देगी। ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और अगर वर्चुअल इमेज होती तो यहाँ पे स्क्रीन लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होती है स्क्रीन पे नहीं दिखती। तो इसमें साथ में रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा। रियल इमेज है तो उल्टी बनेगी, वर्चुअल होती तो सीधी बनती। ये हमारा सेकंड केस है, इसका आप नोट कर सकते हो पॉज करके। इसके नेक्स्ट हमारे पास केस थर्ड। केस थर्ड में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा है एट सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और चेक करेंगे उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो अगेन रे डायग्राम कैसे बनाना है, पहले ऑब्जेक्ट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख सकते हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पहली लाइट रे पैरेलल होती है हमेशा इस केस में, तो पहली लाइट रे पैरेलल डालो, और पैरेलल लाइट रे फोकस के थ्रू जाती है, तो ये चले गई सेकंड लाइट टकराने के बाद फोकस के थ्रू। और इसके बाद क्या करना है, सेकंड लाइट रे को आप फोकस के थ्रू क्रॉस करो तो पैरेलल आएगी, तो ये चले गई फोकस के थ्रू और ये आएगी पैरेलल। और जहां पे 2 लाइट रेज मीट करती हैं वो हमारी इमेज होती है। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट हमारा सी के ऊपर है और इमेज भी कहाँ बन रही है, सी के जस्ट नीचे। तो इस केस में हम बात कर सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बन रही है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेम जगह पे बन रही हैं और दोनों सेम साइज की बन रही हैं। अब यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो ये रियल इमेज है या वर्चुअल है। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट हमारा सीधा था और उसकी इमेज उल्टी बन रही है। उल्टी बनने का मतलब क्या है, ये है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज है। और इन्वर्टेड के साथ हमेशा आता है रियल। जब भी उल्टी इमेज दिखे वो हमेशा रियल इमेज होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये दो नाम हमेशा साथ आएंगे। तो हमारा थर्ड केस था। इसके नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर फोर्थ। फोर्थ केस में क्या करेंगे, अब हम एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आ रहा है और हम चेक कर रहे हैं उसकी इमेज कहाँ बनेगी, और इमेज धीरे धीरे दूर जा रही है। अब ऑब्जेक्ट हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अगेन रे डायग्राम बनाने के लिए आपको 3 रूल है, उनमें से कोई भी 2 अप्लाई करने हैं। तो पहला रूल क्या है, आप लाइट रे को पैरेलल लेके जाओ, लाइट रे पैरेलल है और टकराने के बाद जाएगी ये फोकस के थ्रू।
ये चले गई फोकस के थ्रू, और सेकंड लाइट रे को आपको फोकस के थ्रू क्रॉस करना है और ये जाएगी पैरेलल। तो ये लाइट रे फोकस के थ्रू मैं क्रॉस करवा रहा हूँ और ये लाइट रे जाएगी पैरेलल, अभी पैरेलल जाएगी इसके जस्ट। तो जहां पे दो लाइट रेज मीट करती हैं वो हमारी होती है इमेज। आप देख सकते हो इन दोनों लाइट रेज ने इस पॉइंट पे मीट किया, तो हमारी क्या है, इमेज है। अब इस केस में आप क्या देख सकते हो, ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है और इमेज हमारी बड़ी है। अभी तक जो भी हमने रे डायग्राम पढ़े उसमें या तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो इमेज थी, या तो ऑब्जेक्ट के साइज की थी या उससे छोटी थी। इस केस में क्या हो रहा है, इमेज बड़ी है और साथ में इन्वर्टेड है, तो बोल सकते हैं इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर है रियल, क्योंकि साथ में इन्वर्टेड भी है। ठीक है, इमेज हमारी उल्टी बनी बट इसका नेचर रियल है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, सी और एफ के बीच में। ये था हमारा केस नंबर 4। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 5। केस नंबर 5 में आप देख सकते हो अब हमारा ऑब्जेक्ट है एफ पे। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं और इमेज धीरे धीरे पीछे आ रही है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इमेज उसकी फोकस पे बन रही थी, केस फर्स्ट जो हमने पढ़ा था। अब ये जस्ट इसको अपोजिट केस, इस बार क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया और इमेज चले जाएगी इनफाइनाइट पे। अब देखो कैसे होगा, हमारा ऑब्जेक्ट है एफ पे, तो आप एफ के ऊपर ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओ सीधा। पहली लाइट रे जाती है पैरेलल, पैरेलल लाइट रे जाती है फोकस के थ्रू, और सेकंड लाइट रे को हम क्या कर रहे थे, फोकस के थ्रू क्रॉस करवा रहे थे। बट इस केस में हम क्या करेंगे, पोल के थ्रू क्रॉस करवाएंगे, और पोल के थ्रू क्रॉस करवाने के बाद ये दोनों लाइट रेज को आपको पैरेलल लेके आना है। ठीक है, पैरेलल लाइट रे फोकस के थ्रू जा रही है और दूसरी लाइट रे को पोल के थ्रू क्रॉस करवाने के बाद अब ये दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइट रेज कहाँ मीट करती हैं, पैरेलल लाइट रेज मीट ही नहीं करती हैं, ये मीट करेंगी इनफाइनाइट में जाके। तो हमारी इमेज क्या बन गई, इनफाइनाइट। तो ये हमारा था केस 5। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 6। ये लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का, और कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस हैं, तो सबसे ज्यादा केस आपको कॉनकेव मिरर में देखने को मिलेंगे। ये लास्ट केस है। इस केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा पी और एफ के बीच में, और चेक करेंगे इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा था, फिर हम सी के पीछे ले आए, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में। अब ये लास्ट केस है एफ और पी के बीच में। हमने इससे पहले सारे केसेस देख लिए कि इमेज हमको कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो सकती है। अब पहली लाइट रे का क्या होगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइट रे जाती है फोकस के थ्रू, ये चली गई फोकस के थ्रू। और सेकंड लाइट रे को आपको क्रॉस करवाना है पोल के थ्रू, और ये टकरा के दोनों लाइट रेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। अब दोनों लाइट रेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब ये तो मीट ही नहीं करेंगी। एक लाइट रे यहाँ है और एक यहाँ है, तो इनके मीट करने को चांस नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों को पीछे लेके आए डॉटेड लाइन से, मतलब ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, एक्चुअल में तो लाइट रे मीट कर ही नहीं रही है। एक लाइट रे यहाँ जा रही है और एक लाइट रे ऐसे, दोनों के मीट करने को चांस नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, इनको डॉटेड लाइन से पीछे लेके आए, जो कि इमेजिनरी लाइन है। तो पीछे की तरफ तो मीट करेंगे ना, अगर इस साइड डिस्टेंस बढ़ रही है तो इस साइड डिस्टेंस कम होगी, और जहाँ पे दो लाइट रेज मीट करती हैं, ये हमारी क्या है, इमेज है। आप देख सकते हो इस केस में कैसी इमेज है, सीधी है, तो ये होगी वर्चुअल इमेज। तो ये लास्ट केस ऐसा है जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। कॉनकेव मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बट जो लास्ट केस है, जब आप ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रख दोगे, वहां पे आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। इरेक्ट, पहली बात तो इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट, और साथ में ये है वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये इस टाइप की आपको इमेज यहाँ पे फॉर्म मिल सकती है। तो लास्ट केस है हमारा कॉनकेव मिरर का, इसको आप नोट कर सकते हो पॉज करके। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके रे डायग्राम को समझने, कॉनकेव में 6 केसेस थे, कॉनकेव में 2 ही केसेस हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसे, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले इसके रूल देख लेते हैं, इसमें रूल क्या क्या है। इसमें रूल वही सेम है जो हमने कॉनकेव के लिए यूज किए थे ऑलमोस्ट। अब मान लेते हैं हमारा पोल है, यहाँ पे भी इसको पोल ही बोलेंगे, ये एफ है, इसके एफ दोनों साइड होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में स्पेयर तो इस साइड है ना। अगर मैं इसको पूरा एक स्पेयर बनाऊं तो इस स्पेयर का रेडियस मान लेते हैं यहाँ पे है, बीच में इसका सेंटर है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको बोलेंगे हम इसके यहाँ पे एफ। तो इसका एफ दोनों साइड होता है, इसको भी हम इस साइड बना सकते हो, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है पोल से लेके इस वाले एफ की, तो इस साइड को भी ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसके एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों साइड होते हैं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि इसके जो 3 रूल है वो क्या क्या है। तो पहला इसका रूल क्या है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट्स पे है, मतलब कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है तो टकरा के कहाँ जानी चाहिए। अगर ये कॉनकेव मिरर होता तो लाइट रे ने टकरा के फोकस पे जाना था, बट ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में अपोजिट होता है। कॉनकेव एक कन्वर्जिंग मिरर था, मैंने बताया, वो सारी लाइट रेज को कन्वर्ट्स करता है, ये जैसे उसका अपोजिट है। ये है डाइवर्जिंग मिरर, तो लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा। कोई भी लाइट रे आप पैरेलल लेके जाओ, ये डाइवर्स कर देगा, मतलब उसको बाहर की तरफ फैला देगा। कन्वर्स करने वाला इसको कन्वर्स करता है, जो कॉनकेव था, ये जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ से एक और लाइट रे लेके आओ, ये भी क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। ठीक है, और इसका ये तो हमारा पहला केस है, ये पहला रूल है, लाइट रे पैरेलल होगी तो डाइवर्स हो जाएगी। दूसरा रूल क्या है,
सेकंड रूल हमारे पास है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस साइड, राइट हैंड साइड। तो कोई भी लाइट रे अगर यहाँ पे आती है, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पहुंच तो नहीं पाएगी, बट ये लाइट रे वापस टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी, जो सेम कॉनकेव के लिए भी था। कोई भी लाइट रे का सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है, टकरा के वापस सेम पाथ को रिपीट करेगी। इसके दो ही रूल हैं, और इसमें जो रे डायग्राम है वो भी दो ही है। तो ये हमारा केस फर्स्ट कॉन्वेक्स का। इसमें आपको अगेन पोल और फोकस आपको दोनों साइड बनाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आप दोनों साइड बना सकते हो। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? सबसे पहला जो केस है वो है इन्फिनाइट। हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, तो इन्फिनाइट बोलने का मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, काफी दूर रखा हुआ है, तो लाइट रे इससे क्या आएंगी? पहली लाइट रे पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइट रे फोकस पे नहीं आएंगी। मैंने बताया ये क्या है? डाइवर्सिंग मिरर है, ये लाइट रे को डाइवर्स कर देता है, फैला देता है बाहर की तरफ। सेकंड लाइट रे भी पैरेलल आएगी, पैरेलल लाइट रे डाइवर्स हो जाएगी। अब अगेन आप देख सकते हो एक लाइट रे ऊपर जा रही है और एक लाइट रे नीचे है, दोनों मीट नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे? दोनों को डॉटेड लाइन से पीछे लेके आएंगे। जब डॉटेड लाइन से पीछे लेके आएंगे तो एक पॉइंट पे दोनों डॉटेड लाइन मीट करेंगी, जो कि होगा राइट हैंड साइड का फोकस। कॉनकेव में जो फोकस था लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पे राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा फोकस हो गया। तो ये हमारा पहला केस है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? इन्फिनाइट पे, उसकी इमेज क्या बन रही है? फोकस पे। अब यहाँ पे क्योंकि इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी डेफिनेटली, क्योंकि लाइट रे तो मीट कर नहीं रही ना, एक लाइट रे ऊपर चलेगी, दूसरी लाइट रे नीचे। तो हमने कैसे बनाई? इमेजिनरी लाइन से, डॉटेड लाइन से इसको मीट करवाते हैं, तो ऐसी इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज। आप एक और लाइट रे पैरेलल लेके आओ, ये भी क्या हो जाएगी? टकरा के बाहर चली जाएगी। इसको भी आप डॉटेड लाइन से पीछे लेके जाओ, ये भी कहाँ जाएगी? फोकस पे। तो कितनी भी लाइट रे आप बना लो, सारी लाइट रे जानी है फोकस पे, डॉटेड लाइन से। तो ऑब्जेक्ट हमारा है इन्फिनाइट पे, इमेज बन रही है फोकस पे। ये हमारा केस फर्स्ट है। अब इसके नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड केस। इसका सेकंड केस क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी से लेके पी के बीच में कहीं पे भी रख दो। बियॉन्ड सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पे भी रख दूं, उसकी इमेज पी और एफ के बीच में बनेगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसलिए इसमें दो ही केस हैं, क्योंकि अगर कॉनकेव मिरर होता इमेज अलग अलग जगह बनती है, एफ पे बीच में रखोगे इमेज कहीं और बनेगी, सी और एफ के बीच में कहीं और बनेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप ऑब्जेक्ट को पोल से लेके बियॉन्ड सी तक, मतलब इसके जस्ट पीछे से लेके इतनी गैप में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, उसकी इमेज पी और एफ के बीच में ही बनेगी। अब इसको चेक कर लेते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है। मान लेते हैं मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर एक कॉनकेव मिरर होता तो इमेज भी सी के नीचे ही बनती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं। पहली लाइट रे पैरेलल, और पैरेलल लाइट रे को क्या करेगा? डाइवर्स कर देगा, फिर इसको डॉटेड लाइन से पीछे लेके आएंगे, ये आएगी हमारी फोकस पे। अब सेकंड लाइट रे को आपको क्या करना होता है? पोल के थ्रू क्रॉस करवाना है। ठीक है, अगर आप इसको सेकंड लाइट रे को पोल के थ्रू क्रॉस करवाते हो तो ये टकरा के इस साइड आ जाएगी नीचे। इसको भी आप डॉटेड लाइन से पीछे लेके जाओ, क्योंकि देखो जो लाइट रे पैरेलल थी ये डाइवर्स हो गई थी, और सेकंड लाइट रे के पोल के थ्रू ये भी नीचे की तरफ डाइवर्स हो गई, दोनों फैल जाती हैं ऊपर और नीचे। तो दोनों लाइट रेस को हमने क्या किया? पीछे की तरफ लेके आए, और दोनों लाइट रेस जहाँ पे मीट कर रही हैं वो क्या हमारी इमेज है। अगेन आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज भी सीधी है, तो सीधी इमेज को क्या बोलते हैं हम? इरेक्ट, और साथ में ये वर्चुअल है। ये आप इसको इसमें ध्यान रख सकते हो, और चाहो तो आप इसी रे डायग्राम को थर्ड केस से भी सॉल्व, नेक्स्ट जो हमने रूल पढ़ा था वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई भी लाइट रे आप सीधे ले जाते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो उसी पाथ को रिपीट करती है। तो मान लेते हैं ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंच तो नहीं पाएगी, लेकिन टकरा के वापस आएगी, तो ये वाली लाइट रे भी यही मीट करेगी। ये सारी की सारी लाइट रेस कहाँ मीट कर रही है? इस पॉइंट पे। ये क्या हमारी इमेज है। तो इस केस में क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज भी सीधी है, तो ये इमेज हमारी हो गई वर्चुअल, वर्चुअल और साथ में इरेक्ट। आपको कॉन्वेक्स में एक बात और ध्यान रखनी है, कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज छोटी बनती है। कॉनकेव में इमेज छोटी बन सकती है, सेम साइज की बन सकती है, और साइज में बड़ी भी बन सकती है। उसमें बहुत सारे अलग अलग केसेस हमने पढ़े। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज छोटी होगी, कभी बड़ी इमेज नहीं बनेगी, और ना सेम साइज की, हमेशा छोटी होगी, और साथ में वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ये हमारे दो केसेस थे, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है रे डायग्राम बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मिरर फॉर्मूला को पढ़ने से पहले हमको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि कौन से डिस्टेंस को प्लस में लेते हैं, कौन से डिस्टेंस को माइनस में लेते हैं, ताकि हमको हम फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकें कि इमेज यहाँ पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पे बनेगा। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए अप्लाई होगा, उसका नाम है मिरर फॉर्मूला। नाम में मिरर है तो मिरर के लिए अप्लाई होगा। तो अब इसके हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, कैसे आपको साइन अप्लाई करना है। तो अगर हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में, तो इससे पहले हम रे डायग्राम पढ़ चुके हैं। आपको रे डायग्राम याद कैसे रखना है कॉनकेव का? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले केस से, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट सी के आगे चले जाए तो इमेज सी के पीछे आ जाती है। तो वैसे यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आपको ऐसे रे डायग्राम को याद रख सकते हो। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में, आपको रे डायग्राम याद होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी?
सी के जस्ट पीछे। अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और पोल, ऑब्जेक्ट और पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू, यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डिस्टेंस यू हो गई। और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस को वी बोला जाता है, ये है वी। तो ये यू है और ये वी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब आपने एक्स और वाई एक्सिस पढ़ा होगा मैथ्स में, ये सब पता ही, बहुत ही बेसिक चीज है ये, एक्स और वाई एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये बीच वाला पॉइंट 0 होता है। जब हम एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है +1 +2, लेफ्ट हैंड साइड आता है -1 -2, नीचे की तरफ आता है -1 -2, ऊपर की तरफ आता है +1 +2। तो राइट हैंड साइड प्लस में, इस साइड नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, ऊपर प्लस। तो यही साइन कन्वेंशन आपको यहाँ अप्लाई करना है। ये जो 0 वाला पार्ट है इसको पोल कहते हैं। कोई भी डिस्टेंस आप पोल से राइट हैंड साइड मेजर करोगे पॉजिटिव में आएगी, लेफ्ट हैंड साइड मेजर करोगे नेगेटिव में आएगी। पोल से ऊपर की तरफ मेजर करोगे प्लस में, नीचे की तरफ माइनस में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से लेफ्ट हैंड साइड रखा होता है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर आपको खुद से माइनस में लेना है। जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कर लो आप -20 सेंटीमीटर। उसके बाद आप इमेज देख सकते हो, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे भी आप माइनस लगा दोगे। मान लेते हैं इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप ही -30। ये प्लस माइनस के साइन कब लगाने होंगे, जब आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब इसके नेक्स्ट आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो अभी आपको पता ही है अगर ऊपर की तरफ होगा तो किस पे होगी डिस्टेंस, प्लस में होगी। मतलब ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, जो भी डिस्टेंस आप ऊपर की तरफ मेजर करोगे एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, वो पॉजिटिव में आएगी। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर है हाइट में, तो ये अपने आप ही +5 हो जाएगा। और मान लेते हैं इमेज हमारे पास गिवन है कि इमेज 10 सेंटीमीटर की है, तो इमेज आप देख सकते हो उल्टी है, नीचे की तरफ है, तो अपने आप ही -10 आपको लगाना है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंस ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है साइन कन्वेंशन। अगर आपको ये बातें ध्यान है तो कोई भी न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस बार एमसीक्यू है तो न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपके पास कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा मिरर फॉर्मूला। अभी मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ मिरर के केसेस में, मिरर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है। इसके नेक्स्ट हम लेंस के ऊपर भी बात करेंगे, बट अभी हम सिर्फ मिरर के ऊपर बात कर रहे हैं। मिरर के लिए क्या फॉर्मूला है, पहला है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे जो 1/f है, f का मतलब है फोकल लेंथ, v मतलब इमेज डिस्टेंस और u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। तो जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको प्लस माइनस ध्यान रखना है कि किसको प्लस में ले किसको माइनस में ले। अभी हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा है, ये आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा तो ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसके नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू -v/u। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। m मतलब मैग्निफिकेशन, v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मान लो मैग्निफिकेशन आ रहा है 1 आने का मतलब है v और u बराबर होंगे, दोनों का रेशियो 1 आया। अगर मैग्निफिकेशन दिया है 2 दिया हुआ है, 2 का मतलब हमारी जो इमेज है वो डबल है ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन 3 है, इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो 3 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से। ये मैग्निफिकेशन का मतलब होता है। और इसके बाद मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है। जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो मैग्निफिकेशन का आपको एनसीईआरटी में फॉर्मूला मिलेगा, हाइट ऑफ इमेज, जिसको दिखाते हैं h डैश से, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। h डैश का मतलब है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h का मतलब है, इसको तुम और इजी वे में लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे I लिख सकते हो, एंड अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों ही मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले, -v/u और दूसरा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दोनों फॉर्मूले को आप इक्वेट कर सकते हो क्योंकि दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है। क्योंकि देखो ये तो है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, और ये दूसरा फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एनसीईआरटी में लिखा है h डैश अपॉन h, एक ही बात है। तो दोनों को अगर मैं इक्वल बना दूं तो मैं दोनों को इक्वल बना के लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया जहां से आप बहुत इजीली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो जब भी मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारे इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं मिरर से रिलेटेड, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले। इतना आप नोट कर सकते हो। इसके नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था लाइट चैप्टर का, जिसमें हमने मिरर से रिलेटेड सारे चीजें पढ़ ली हैं। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में इतना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में मिरर्स आते हैं। हमने पहले प्लेन मिरर पढ़ा, उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर पढ़े 2 टाइप के, और रे डायग्राम हमने देख लिए।
तो मिरर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। रे डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं, अगर आपके रे डायग्राम क्लियर है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। आपको आंसर ऑलरेडी पता होगा कि आंसर कितना आएगा, किस रेंज में आएगा, अगर आपके पास रे डायग्राम क्लियर है तो। इसलिए रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, मिरर तक हम कर चुके हैं, लाइट रिफ्लेक्शन। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स।